हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं मिशन यूपीएससी 2023 हिंदी मीडियम से। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि द हिंदू न्यूज़पेपर से जितनी भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बनेंगी, न्यूज़ खबरें, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऑलरेडी मैंने इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, यूपीएससी प्रीलिम्स फैक्ट्स 2023 करके। तो आज 2 दिनों का हम लोग इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं 5 और 6 जून का, जो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से उनको देखेंगे। ये सारे पॉइंट्स एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 1 से लेके 4 जून तक का पीछे का मैंने अपलोड कर दिया है चारों वीडियोस, आप पीछे उन्हें ज़रूर देखिए। छोटे छोटे वीडियोस मैं बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं। और डेली बेसिस पे हम लोग इसको 1 जून से मैंने शुरू किया और एकदम अब तक जब तक करंट है ना, उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा डेली 2-2, 3-3, 4-4 वीडियोज़ अपलोड करके। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखते हैं प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स। एक ये न्यूज में था साबंदर। तो इसका संदर्भ बेसिकली क्या है कि ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त 10 पुरावशेष मूर्तियाँ पिछले सप्ताह दिल्ली में तमिलनाडु सरकार को सौंपे गए थे। इसमें नृत्य करते बाल संत सांभर की मूर्ति भी शामिल है। अब 12वीं शताब्दी का साबंदर चोल वंश का है। तो आपको पता है आजकल यूपीएससी का ट्रेंड है कि जो भी खबरें चलती हैं, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, उसी से क्वेश्चन बना के पूछ लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट है डेली बेसिस पे। अगर आप न्यूज़पेपर कर रहे हो तो मैच करना कि ये सब चीज़ें नोट्स में अपने आपके हैं कि नहीं। तो मैंने क्या बताया आपको कि 12वीं शताब्दी का साबंदर चोल वंश का है। वे एक अन्य शैव कवि संत अपार के समकालीन थे। वह दक्षिण भारत के 3 प्रमुख संतों मूवर में से एक थे। उन्होंने जटिल मीटरों में 16,000 भजनों की रचना की थी। साबंदर नयनारों में से एक था जो 6ठी से 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में सक्रिय 60 जो है 3 संतों का एक समूह था, जिन्होंने भक्त कविता और गीत के माध्यम से शिव की पूजा को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये न्यूज़ में काफ़ी चर्चित हैं, ये देख सकते हैं। यहीं है वो स्टैचू जो मिला चोल के समय का। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2022 भारी प्रदूषण का सामना कर रही है नदियाँ। ये न्यूज है, ये खबर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने हाल ही में यह रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट पर्यावरण विकास डेटा का एक वार्षिक संग्रह है और सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त किया गया है। मुख्य निष्कर्ष में इसमें जल प्रसार में वृद्धि। भारत, चीन और नेपाल में 25 हिमनद झीलों और जल निकायों ने 2009 से अपने जल प्रसार क्षेत्रों में 40% से अधिक वृद्धि दर्ज की है, जो 5 भारतीय राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गंभीर खतरा है। तट रेखा का कटाव इसमें बताया गया है। 1990 से 2018 के बीच भारत के समुद्र तट के 1/3 से अधिक हिस्से कुछ हद तक कटाव देखा गया है। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जिसकी 60% से अधिक तट रेखा कटाव के तहत है। इसके अलावा इसमें चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि और समुद्र स्तर में वृद्धि की बात की गई है। और मानव जनित गतिविधियां जैसे बंदरगाहों का निर्माण, समुद्र तट खनन और बांधों का निर्माण तटीय क्षरण के कुछ कारण हैं। नदियों में भारी जहरीली धातुओं सीसा, लोहा, निकेल, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम और तांबा का बढ़ा हुआ स्तर है। एक जलवायु हॉटस्पॉट। भारत के वन क्षेत्र का 45 से 64% 2030 तक जलवायु हॉटस्पॉट बनने की संभावना है। 2050 तक देश का लगभग संपूर्ण वन क्षेत्र एक जलवायु हॉटस्पॉट बनने की संभावना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आई हैं। इसके अलावा एक जलवायु हॉटस्पॉट एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता है जो जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभावों का सामना कर सकता है। इसी को जलवायु हॉटस्पॉट बोलेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, आपको पता ही है, प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की, जो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन का पहला दिन था। ये सार्वजनिक पहुंच के लिए एक वैश्विक मंच है जिसमें सालाना 143 से अधिक देशों की भागीदारी होती है। और इस बार का जो थीम था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, केवल एक पृथ्वी, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना पर ध्यान केंद्रित करना। आगे इसमें देखेंगे हम लोग पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी कि लाइफ। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर भारत द्वारा लॉन्च किया गया। तो इम्पॉर्टेंट है। LIFE लाइफ का जो है विचार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2021 में ग्लासगो में पार्टियों के 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के दौरान पेश किया गया था। तो यह विचार एक पर्यावरण सचेत जीवन शैली को बढ़ावा देता है
जो दिमागहीन और विनाशकारी उपभोग के बजाय सावधान और जानबूझकर उपयोग पर केंद्रित है। आंदोलन का उद्देश्य सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का उपयोग करना और दुनिया भर में व्यक्तियों को अपने दैनिक जीवन में सरल जलवायु अनुकूल कार्य करने के लिए प्रेरित करना। प्रो प्लैनेट पीपल P3 की बात की गई है इसमें। तो प्रो प्लैनेट पीपल मिशन की योजना व्यक्तियों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने और उसका पोषण करने के लिए, जिसका नाम प्रो प्लैनेट पीपल है। पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए P3 की साझा प्रतिबद्धता होगी। इसके अलावा समाचार में स्थान था ये CB एरोडोनेटिक्स, ये खबर में क्यों है? तो युद्ध के पहले चरण में यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में विफल रहने के बाद रूस ने अपना ध्यान CB एरोडोनेटक्स जो है CB एरोडोनेटस्क पर स्थानांतरित किया। अगर इसके बारे में हम लोग जानें तो CB एरोडोनेटस्क रूसी सीमा से लगभग 140 किलोमीटर दक्षिण में स्थित CB एरोडोनेटस्क डोनबास क्षेत्र के सबसे बड़े शहरों में एक है। यह सिवरस्की डोनेट नदी के बाएं किनारे स्थित है और इसकी आबादी 1 लाख से अधिक है। प्रशासनिक रूप से CB एरोडोनेटस्क यूक्रेन में लुहांस्क ओब्लास्ट प्रांत के अंतर्गत आता है। तो ये चर्चा में था। जो है यह एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है जो रासायनिक कार्यों और मशीन निर्माण कार्यों कारखानों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो मैप में आप, ये पूरा इसको ध्यान से देख लेना इस मैप को। ठीक है, आगे और समझते हैं हम लोग, कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर्स। तो कुछ और पॉइंट्स देखते हैं हम लोग प्रीलिम्स के लिए। एक नोरो वायरस बड़ी चर्चा में है। आपको पता होगा कोरोना पे ऑलरेडी सवाल पूछा था लास्ट टाइम, कोरोना के वैक्सीन पे। तो जो भी नई नई बीमारियां आ रही हैं वहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हैं। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ना, ये आप देखते रहो हमेशा, चाहे वो करंट अफेयर्स का भी हो, ट्रेंड एक पता चलता है। ठीक है, तो प्रसंग क्या है कि केरल में नोरो वायरस संक्रमण के मामले पाए गए हैं। हर केरल में ही सब कुछ, चाहे मंकी पॉक्स हो, कोरोना हो, नोरो वायरस हो, सब यहीं से देखा गया है। नोरो वायरस एक अत्यधिक संक्रामक वायरस है जिसे कभी कभी पेट फ्लू या शीतकालीन उल्टी बग के रूप में भी जाना जाता है। यह दूषित भोजन, पानी और सतहों के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। प्राथमिक मार्ग मौखिक फेकल है, मतलब ये मुँह से ही होता है। ये इसका प्राथमिक मार्ग मौखिक फेकल है। यह डायरिया उत्प्रेरण रोटा वायरस के समान है और सभी आयु समूहों के लोगों को संक्रमित करता है। रोग का प्रकोप आमतौर पर क्रूज जहाज़ों पर, नर्सिंग होम, डॉर्मेट्री जहाज़ों पर नर्सिंग होम, डॉर्मेट्री और अन्य बंद स्थानों में होता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका प्रोसेस है। ये एक बड़ी ये चर्चा में रहा है चाल विश्लेषण, चाल परीक्षण भी इसे बोला जा रहा है। बेसिकली क्या हुआ, अभी न्यूज में था कि मुंबई बलात्कार हत्या के आरोपी की पहचान इसी की मदद से की गई है, ये चाल परीक्षण या चाल विश्लेषण से। तो इसका प्रोसेस क्या है कि चाल को पैदल चलने या चलने के तरीके के रूप में परिभाषित किया गया है। चाल विश्लेषण पोडियाट्री चिकित्सा, देखभाल और पैर के उपचार में एक तकनीक है जिसका उपयोग चलने और मुद्रा को प्रभावित करने वाली स्थितियों का मूल्यांकन और निदान करने के लिए किया जाता है। आपराधिक मामलों में संदिग्धों की पहचान करने के लिए अब फॉरेंसिक विज्ञान विशेषज्ञों द्वारा चाल विश्लेषण तकनीकों को उधार लिया गया है। ये भी काफ़ी चर्चा में, इसे ध्यान देना। ये भी इम्पॉर्टेंट है। दुनिया की पहली मछली पकड़ने वाली बिल्ली, जिसको फिशिंग कैट बोलते हैं, उसकी जनगणना हुई है चिल्का झील में, उड़ीसा में। जो फिशिंग कैट, इसका साइंटिफिक नेम है प्रियनैलुरस विवरिनस। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की एक मध्यम आकार की जंगली बिल्ली है जिसे IUCN रेड लिस्ट में कमजोर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मछली पकड़ने वाली बिल्ली की आबादी को वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि के विनाश का खतरा है और पिछले 1 दशक में इसमें भारी गिरावट आई है। मछली पकड़ने वाली बिल्ली पश्चिम बंगाल राज्य का ये राज्य पशु है, पश्चिम बंगाल का ये फिशिंग कैट जो है। ये देख सकते हो, यहाँ पे तस्वीर भी है इसकी। चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा फिशिंग कैट प्रोजेक्ट के सहयोग से आयोजित एक जनगणना के अनुसार चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जो है लैगून में 176 मछली पकड़ने वाली जो है फिशिंग कैट हैं, इनकी काउंटिंग की गई 176। तो ये इसमें मैंने बेसिकली जो है यहाँ पर डिस्कस किया 5th और 6 जून के रिगार्डिंग जो हमारे प्रीलिम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से बन सकते हैं क्वेश्चंस, उसको देखा हमने। वीडियो ज़्यादा लंबा मैं नहीं बनाता हूँ क्योंकि आप इजीली देख लो 5, 10, 15 मिनट में फटाफट से, और पीछे के भी सभी देखते रहो। प्लेलिस्ट तो मैंने बता ही दिया ना, UPC प्रीलिम्स फैक्ट्स 2023 करके,
और उसमें मैं पूरा 1 जून से मैंने शुरू किया है और फटाफट से हम लोग पूरा जून जुलाई अगस्त सब कंप्लीट कर देंगे। और ये डेली बेसिस पे मैं करते रहूँगा जब तक से हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ना हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।